बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जाहिर सी बात है कि वक्त कम है और कम वक्त में जनता के बीच जाना है और अपनी बात रखना है। वैसे जमुई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रेयसी सिंह की जो सभा चल रही है, यूं कहें कि जनसंपर्क अभियान चल रहा है, वो धुराधार है। हमारे साथ प्रकाश सेठ जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, गिरिडीह से आते हैं, लेकिन जिम्मेवारी इनके कंधे पे है और मेरे साथ है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मंत्र को लेकर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो मंत्र है वो पूरा देश जानता है, लेकिन इस जमुई विधानसभा क्षेत्र में कौन सा मंत्र आप यहाँ पर उपयोग? देखिए, एक तो जमुई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होना ही एक अभी के समय में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति की है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रकार की विकास की योजनाएं चली है। वो पूरा देश प्रभावित है और जमुई भी उससे काफ़ी प्रभावित है, उससे अछूता नहीं है। तो जमुई के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हम वोट देंगे तो जमुई का संपूर्ण रूप से विकास होगा। सबसे बड़ा मूल मंत्र तो मेरा ये है, विकास की राजनीति। और दूसरी बात है कि हमारा जो उम्मीदवार है सुश्री श्रेयसी सिंह जी, उनके पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े जिम्मेवारी को संभाले हैं। उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी काफ़ी मजबूत है और वो बचपन से ही अपने पिता के संरक्षण में रहकर, और प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन राजनीति को समझती थी। आज पार्टी ने श्रेयसी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। श्रेयसी सिंह का व्यक्तित्व के बारे में सब जानते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रही हैं, गोल्ड मेडल रही हैं। उनका कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा है, व्यक्तित्व उनका काफ़ी अच्छा है। इसका भी लाभ और पार्टी को मिलेगा। और जिस प्रकार से उनका बातचीत करने का तरीका, काम करने का तरीका, जैसा कि मीडिया में भी अभी आप लोगों ने दिखाया है, काफ़ी अच्छा रहा है। और उनके बातचीत से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल समर्पित भाव से राजनीति में आई है और सेवा के भाव से वो राजनीति में आई है। तो जम्मू के लोगों को निश्चित रूप से इनको आशीर्वाद मिलेगा और यह विजय होंगी। जाहिर सी बात है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने जिस निशानेबाज को जमुई विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है, वो देश के लिए बहुत कुछ कर चुका है। देश के लिए गोल्ड लाने वाला प्रत्याशी अब जमुई में है और वाकई में ये प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, उनका राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वो ऐसा प्रत्याशी जिसे पहचान की ज़रूरत नहीं है। पिता दिग्विजय सिंह जो दादा के नाम से मशहूर थे, लेकिन भले वो नहीं रहे, लेकिन उनके विरासत को संभालने के लिए श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा सीट से अपना किस्मत आजमा रही है। नौजवानों के लिए बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। माताओं बहनों के लिए यहाँ एक भी महिला कॉलेज नहीं है, जो कि दुर्भाग्य है कि 15 साल के कुशासन राज में नीतीश कुमार जी एक महिला महाविद्यालय जम्मू जिला को नहीं दे पाए हैं। यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जम्मू शहर के लिए बाईपास, जम्मू शहर में जो ड्रेनेज का व्यवस्था जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है उसके लिए, और सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सभी चीज़ यहाँ का चौपट है। माननीय नीतीश कुमार जी कोई काम नहीं करने दिए हैं, न किए हैं। ये दुर्भाग्य का बात है। सही आपने कहा कि वाकई विकास बड़ा मुद्दा है, विकास बड़ा मुद्दा है। अपने पानी की बात कहा है, वाकई ये इलाका जो है वो किसानों का इलाका माना जाता है। तो विशेष अगर किसान की बात अगर हम करें तो किसानों के लिए विशेष पैकेज क्या है? स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार बनेगी जो किसानों के हक और अधिकार को नीतीश कुमार जी लूटते रहे हैं। सही टाइम पर खाद न देना, बीज न देना, उनके हक और अधिकार को लूटना, उनके कर्ज को माफ़ी न करना, सही टाइम पर जो है उनको पटवन का व्यवस्था नहीं करना,
इन सभी कामों को तेजस्वी यादव जी मजबूती से, जब तेजस्वी जी का सरकार आएगा तो मजबूती से इन कामों को करने का काम किया जाएगा। आप किसान का जाके देख लीजिए पहाड़ों में कि कितना बढ़िया जो है जीव माटी वाला जो है जैविक खेती वाला जो है किड़िया का, कितना मजबूती से हम उसका शिलान्यास किए, उद्घाटन भी किए और वहाँ जो है चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी को किसानों के प्रति, बिहार में किसी के प्रति नीतीश कुमार जी का कोई दया, कोई काम नहीं, इसलिए लोग इस बार बहुत ही गुस्से में है और यह गुस्सा 28 तारीख को निकलेगा। सही आपने कहा कि वाकई अब 28 तारीख के ज़्यादा वक्त नहीं है और जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनता ने भी अब मन बना लिया है। 5 साल के बाद हिसाब और किताब का वक्त आता है तो जनता हिसाब मांगेगी और उस हिसाब का जवाब जनप्रतिनिधि को देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है जिसको लेकर राजनीतिक पार्टी मैदान से लेकर और रणनीति बनाने में लग गए हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टी बैठकर रणनीति बना रहे हैं तो कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता मैदान में हैं। लेकिन सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी मैदान में है, वाकई ये वो प्रत्याशी जो किसी नाम का मोहताज। इस बार जनता आपको सिरमौर यानी अपने सिर पे बैठाती है, तो जनता के लिए विशेष क्या लेकर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे? सर, सबसे पहले कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। इस बार जनता, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी आप रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि आपके नाम को लेकर या जो आपके विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो नहीं जानती है, आप पूरे बिहार में प्रचलित है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा है कि सिकंदरा क्षेत्र के आज तक जितने भी विधायक हुए हैं, जब मैं घूमता हूं तो लगता है कि आज़ादी के बाद से कोई काम नहीं हुआ। पहला बात तो सबसे पहले है कि सिकंदरा आज़ादी के पहले अंग्रेज के टाइम में एक अनुमंडल था, सब डिवीजन था। अब किस राजनीति के कारण अनुमंडल को हटा करके अभी तक आज़ाद देश में प्रखंड बनाए हुए हैं, हमको समझ में नहीं आया है कि ये जितनी भी पार्टियां सत्ता में आई है, चाहे गठबंधन सत्ता में आई है, तो सिकंदरा की तरफ एक तरफ ताकी नहीं है। अगर मैं एमएलए बनता हूं तो सबसे पहला मुद्दा मेरा होगा कि मैं सिकंदरा को, जो अंग्रेज के पहले अनुमंडल था, तो पहले अनुमंडल बनाऊंगा। गढ़ी क्षेत्र इतना असंवेदनशील है, इतना अति संवेदनशील है, इतनी पहाड़ी इलाका है, उसको प्रखंड होना चाहिए। आज तक प्रखंड नहीं क्यों हो रहा है, ये समझ में पहले मैं प्रखंड बनाऊंगा। उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि जब दरभंगा, समस्तीपुर और दलसिंह सराय 3 जिला मिल करके और दरभंगा को आयुक्त बैठाया गया, कमिश्नरी बना गया है, तो फिर 3 जिला लखीसरैया और शेखपुरा मिला करके जमुई को कमिश्नरी क्यों नहीं बनाया गया है? यह राजनीतिक बहुत बड़ा द्वेष भावना लगता है। इस क्षेत्र को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इस दलितों का क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पर कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया है। और मैं चाहता हूं अगर मैं एमएलए बना तो मैं सबसे पहले जमुई को कमिश्नरी बनाऊंगा, सिकंदरा को अनुमंडल बनाऊंगा और गढ़ी क्षेत्र को मैं प्रखंड बनाऊंगा। देखिए, वाकई अगर विकास चाहते हैं तो विकास के लिए सब कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और ये वो प्रत्याशी जो परिवर्तन को लेकर ये मैदान में है और इस बार जनता मन बना चुकी है कि वाकई किसको वोट करना है। थोड़ा इंतजार कीजिए, 10 तारीख को जब परिणाम आएगा सब कुछ आपके सामने होगा। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही है, प्रत्याशी लोग जो हैं लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और घर से लेकर के गलियों तक वो वोटर के बीच जा रहे हैं और उनसे जनसंपर्क करते हुए वोट मांग रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र के चांदी गांव में, जहां की जो लोजपा प्रत्याशी हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र की श्वेता सिंह जी, वो इस गांव में जनसंपर्क कर रही हैं घर घर जा करके। और एक तरह से कहे तो जैसे जैसे मतदान की तिथियां नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं लगातार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब चंद दिन शेष बचे हैं और अब हम बातचीत करेंगे लोजपा प्रत्याशी से और जानेंगे प्रचार के बारे में। लगातार अब जोर पकड़ने लगा है धीरे धीरे, राजनीतिक पारा कहें या फिर प्रचार कहें।
क्या लगता है इस बार संदेश की जनता एक नया संदेश देने के मूड में आ गई है या आने वाली है? जी, यहाँ पे पहले तो मैं इस चैनल को नमस्कार, सभी देखने वाले को नमस्कार करना चाहूँगी। मेरा ये कहना है कि क्षेत्र में जब मैं जा रही हूँ तो जिस तरह का प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है लगातार जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे, तो उससे लगता है कि एकदम बदलाव निश्चित है। दो अब आधी आबादी के बीच लड़ाई आ गई है, कहीं से तीसरा कोई लड़ाई नहीं, दो आधी आबादी के बीच में लड़ाई है। उस लड़ाई में कहाँ पाती हैं अपने आप को? देखिए, मैं तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करती हूँ और उनको हमेशा नारी शक्ति को आगे बढ़ाती हूँ। और जो सामने वाली हैं हमारी जो विपक्ष हैं, जो भी विपक्षी है, उनका रिकॉर्ड, उनके पति का रिकॉर्ड, उन्होंने महिला को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया, महिला नहीं बच्ची को, जिसके कारण वो फरार चल रहे हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि फिर उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। श्वेता सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाओं के लिए क्या होगा विधानसभा में जब मुखिया जी अब जाएंगे विधायक बनकर? तो उनके हर अधिकार की रक्षा होगी, उनकी सुविधाएं जो अभी तक महिलाओं को नहीं दी गई, वो स्पेशल सुविधाएं उन्होंने कराने का मेरा निर्णय। उससे पहले भी सबसे पहले जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको शिक्षित करना मेरा पहला है। जुआ भी साथ में है, बुजुर्ग भी साथ में है, किसान भी साथ में है। युवाओं और किसानों के लिए श्वेता सिंह क्या करेंगे जब विधायक बना के जनता देखती है? देखिए, युवाओं के लिए तो अभी सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा का स्तर थोड़ा अच्छा हो और उसके बाद रोजगार। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार की समस्या तो खड़ी रहेगी, हमेशा ही खड़ी रहेगी। और कोई एक समाज से नहीं, सभी समाज में ऐसा ही हो रहा है। तो शिक्षा तो हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा कि शिक्षा का स्तर थोड़ा उठाया जाए, वहाँ उस लेवल तक ले जाया जाए कि कोई स्किल भी सिखाया जाए, जिससे कि वो मान लीजिए सरकारी नौकरी ही नहीं हो, लेकिन और भी कई जगह होते हैं जहाँ के अपना काम कर सके वो। दूसरा बात आपने क्या पूछा कि किसानों के बारे में? किसानों के लिए मैं केंद्र सरकार से जो जितनी भी योजना है, हर किसान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, कि वो मिलना चाहिए। अब तो किसान श्री का भी एक आने वाला है, तथा मेरे किसानों के लिए सबसे पहले पानी की ज़रूरत होती है, किसी भी किसान के लिए। तो डुडुआ पंप तो बंद, जो हमको लगता है कि काफ़ी साल पहले उसका नींव रखा है, लेकिन वो बन नहीं पाया। लेकिन जो अभी भी नहर है उसको भी लोग लसाड़ी से रोक देते हैं। जो वहाँ सिटिंग विधायक हैं वो अपना, उनका एक है तरीका कि किसान को तंग करने के लिए, उनका जहाँ तक लगता है कि उनके समर्थन में लोग हैं वहाँ तक वो पानी चलने देते हैं, उसके बाद उसको रोक देते हैं। ये सब चीज़ में मतलब कि सुधार होगा। तो बिल्कुल सबसे आगे रहेगा देश का विधायक कैसा हो, और अब आने वाले 10 तारीख को वो किसे विधायक बनाकर बिहार विधानसभा में भेजती है। आरजेडी ने मंगिता देवी, जो कि यहाँ के निवर्तमान विधायक भी हैं, उन्हें दोबारा टिकट दिया है। हम इनसे ये जानने पहुंचे हैं कि आखिर आरजेडी ने दोबारा आपको टिकट दिया है, किस भरोसे से दिया है, और उसमें उनके भरोसे पे आप कैसे खड़ा उतरेंगे, हम यहीं से जानते हैं। कि विगत 5 वर्ष में मैं अपने क्षेत्र में हमेशा बनी रही हूँ जनता के बीच, और समावेशी विकास करने का बिना किसी भेदभाव का समावेशी विकास की हूँ। और जनता का मुझे, मैं पहले ही बता दी कि जनता का मुझे पूरा आशीर्वाद, स्नेह भाव मिल रहा है। और मैं अपने छवि को कभी भी धूमिल नहीं होने दी हूँ। और विगत 5 वर्ष में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक मैं लड़ाई लड़ी हूँ, जिसका परिणाम है, चाहे वो खदान विभाग हो या भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई हो, मैं 5 साल में हमेशा संघर्ष करती रही हूँ, लड़ाई लड़ती रही हूँ। आज के डेट में हर गरीब को नियमित और निर्धारित रूप से अनाज मिल रहा है, और भूमाफियाओं का जो यहाँ बोलबाला था उस पर अंकुश लगा है। और इन सारे चीज़ों को देखते हुए जनता, क्योंकि सब चीज़ जान रही है, सब कुछ पता है जनता को, तो मैं समझती हूँ कि इस चुनाव में कहीं कोई लड़ाई नहीं है और मैं चुनाव जीतूंगी। जो ये रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र है, हर साल बाढ़ के चपेट में आता है, और जिसकी वजह से सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीन में लगा हुआ फसल बर्बाद हो जाता है। जानकारी मिल रही है कि यहाँ के हजारों किसानों को फसल क्षति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उस दिशा में आपने कोई पहल किया? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि लगातार हम लोग सरकार के खिलाफ, सरकार के समक्ष हमारे क्षेत्र की जो समस्या रही है, चाहे बाढ़ या कोरोना से हो, अभी कोविड-19 से भी पूरा देश लड़ रहा है, तो इन सारी समस्याओं को हमने रखने का काम किया। लेकिन चूँकि सरकार हमारी नहीं थी, तो हमारी आवाज़ को दबाया गया, एक तरह से
उस पर पहल नहीं की गई और हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे। आपको मालूम होगा कि सीतामढ़ी जिला पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था, फिर भी लगातार आवाज़ उठाने के बावजूद भी सीतामढ़ी जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। आने वाले चुनाव में क्या उम्मीद रखती हैं कि आपकी सरकार बनेगी? निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षक से संबंधित हो, जैसे समान काम के बदले समान वेतन, या संविदा जो कर्मी हैं उनको भी अस्थायी रूप से हमारे नेता आश्वस्त कर रहे हैं कि अस्थायी रूप से उन्हें मिलेगी नियुक्ति। और दूसरी बात यह है कि बेरोजगार जो हमारे यहाँ हैं, वो बेरोजगार को हमारे नेता आश्वस्त किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि पहले ही बैठक में पहले कलम से 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो भी नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको पूरी हमारे तरफ से सहयोग मिलेगा। इसमें इनका साफ कहना है कि अभी माननीय तेजस्वी जी ने एक दो बहुत बड़ा वादा किया है। एक तो नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का, और लाखों नौजवानों को पहली सर्वप्रथम उन्हें नौकरी देने की बात किया है, जिसकी वजह से इन्हें भरोसा है कि आने वाला दिन राजद की सरकार बनेगी और माननीय तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज हम और हमारी पूरी टीम मौजूद है भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र के पीरो में, जहाँ की जनसंपर्क का दौर लगातार जारी है और जनसंपर्क के ही क्रम में हम पहुँचे हैं। यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे तरारी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे जी के साथ, और उनका जनसंपर्क आप देखिए मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हैं और जनसंपर्क लगातार चल रहा है। विधायक जी का किस तरह से चल रहा है जनसंपर्क, हम उनसे बातचीत करेंगे। अब चंद ही दिन से बचे हैं, घर घर जाकर लगातार प्रचार का काम शुरू हो गया है। क्या लगता है, आप अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर किसी पार्टी से होते तो शायद हेलीकॉप्टर और रैली आपके भी लिए होता है, सभाएँ होती हैं, अकेले कितना जन समर्थन मिल रहा है लोगों का? भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। हर एक समुदाय, हर एक वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। और ये चुनाव जो है विकास बनाम विनाश के लिए हो। यहाँ से 5 बरस जो माले चुनाव थी, तो 5 बरस तो जो भी विकास हुआ था वो सब थप्पड़ गया। अब लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया कि हमको यहाँ पर माले किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, क्षेत्र की उन्नति, किसानों के फसल का उचित दाम, हर हाथ को कुछ न कुछ काम, महिलाओं को भी काम। और ये सब मेरा मुद्दा है। हम लेकर के चुनाव क्षेत्र में आए हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है। विकास पुरुष के रूप में भी चर्चित है, उसका कितना फायदा मिल रहा है? 100% उसी का लाभ हमें मिल रहा है। हम रात में 12 बजे रात तक के लोगों से बात करते रहे, सर्वसुलभ मुलाकात होती है। वो भी पटना में जाते हैं, उनके इलाज कराना, उनकी दवा दारू की व्यवस्था करना, ये सब तो हम करते ही रहे। ये 5 वर्ष चुनाव नहीं जीते, विधायक हम नहीं भी रहे, फिर भी ये काम तो लगातार होता रहा। क्या माना जाए, विकास का ही नाम सुनील पांडे है या फिर कोई और? नहीं, मेरे लिए इस बार रोजगार है, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को भी रोजगार, यानी हर व्यक्ति के हाथ में कुछ न कुछ काम। और बाकी तो सड़कें बना दिया है हमने, कुछ सड़कें ऐसी है जिसको पुनः बनवा लेंगे। तो इस बार जो है रोजगार, युवा पीढ़ी हमारी जो है बहुत पीछे चली। सुनील पांडे अगर 5वीं बार विधानसभा जाते हैं तो क्या लगता है, तरारी का भविष्य बदलेगा, इलाके का भविष्य बदलेगा, या फिर किसानों और युवाओं का भविष्य बदलेगा? सबका भविष्य में बदलाव आ जाएगा। सबके लिए हम काम करेंगे, सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, और ख़ास तौर पे नौजवान लड़कों को रोजगार के तरफ मेरा फोकस ज़्यादा है। और हमने इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने की मांग की है। दिल्ली में भी हम मंत्री लोगों से मिले हैं, अन्य मंत्री लोगों से, और बिहार सरकार से भी हम ये मांग रखेंगे कि हमारे सहार क्षेत्र को, क्योंकि एक तरफ सोन नदी है, एक तरफ स्टेट हाईवे है, बीच में ज़मीन है, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए स्मॉल इंडस्ट्री, मध्यम उद्योग, ये सब इंडस्ट्री लगा करके हम लोग रोजगार से बच्चों को दें। जीतने के बाद नीतीश कुमार के साथ जाएंगे या फिर भाजपा के साथ, ये जनता तय करेगी। हम एक आम सभा करेंगे और आम सभा में जो हमारे विकास के लिए हमसे भी 2 कदम आगे चलेगा, हम उसके साथ।
तो बिल्कुल विकास के लिए जो कदम साथ चलेगा उसको लेकर के चलेंगे सुनील पांडे जी। और लगातार जनसंपर्क इनका चल रहा है। आज पीरो में इनका जनसंपर्क है। हर रोज़ तरारी के अलग अलग गाँवों में, अलग अलग कस्बाई इलाकों में इनका जनसंपर्क चल रहा है। तो आने वाले 28 अक्टूबर को इस विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 10 नवंबर को मतगणना होगी। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर तरारी का जो अगला जनप्रतिनिधि होगा, यानी तरारी की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजती है, ये आने वाले 10 नवंबर को तय हो पाएगा। राजबाबू राय जी, हम आपसे ये जानने आए हैं कि आप पे पप्पू यादव जी ने बहुत बड़ा भरोसा किया है, उनके भरोसा पे आप कैसे उतरेंगे? देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी हम पर भरोसा किए हैं और मैं उनके भरोसा पर उतरूंगा, क्योंकि यहाँ जो रेली सड़क की समस्या है, गरीब लोगों के साथ है। सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्वास्थ्य जो डॉक्टर की समस्या है, डॉक्टर लोग रहते नहीं हैं, डॉक्टर है तो दवा की समस्या है, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है और यहाँ से मेडिकल जाना पड़ता है। जब मुनीसापुर में स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, तो यही इलाज होना चाहिए था। इसलिए खास करके जो गरीब लोग हैं उनके समस्या का मैं निदान करना चाहता हूँ। 20,000 शौचालय बनाया गया था, यूनियन घोषित 3 साल हो गया मुनीसापुर प्रखंड को। उस संदर्भ में मैं जिला पदाधिकारी को खाली से पत्र लिखे थे, बीडीसी को लिखे थे, वीडियो से एक्सप्लेनेशन पूछा गया था, लेकिन अब भुगतान की प्रक्रिया हो रहा है। बहुत लोगों का भुगतान हुआ है, बहुत लोगों का विनोद पासवान के द्वारा, कोऑर्डिनेटर द्वारा हमें बताया गया कि सब अभी जो ये समझ है, अभी चुनाव के मैदान में लगभग यादव जाति के कई उम्मीदवार आपके मुनीसैदपुर विधानसभा से है। ऐसे में आप उनको कैसे पछाड़ेंगे? कुछ है आपका कोई नया टेक्निक? देखिए, एक जात के राजनीति से नहीं बने। हम लोग सभी जाति के लोगों का, अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले बार जो 10,410 लोगों का गलत तरीके से सीओ द्वारा और बैंक द्वारा छाट दिया गया गरीब लोगों को 6-6 हज़ार रुपया, इसका हम माननीय उच्च न्यायालय में केस किए। लॉकडाउन में फंसा हुआ है 7 करोड़ 24 लाख, उसमें तो यादव जाति ही नहीं है, इसमें तो सारे गरीब लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं। हम बिजली जो 75 को ट्रांसफार्मर, यहाँ इमाने चौक में भी एक ट्रांसफार्मर स्कूल के नजदीक लगवाया है, आपको खोपी में लगवाया है, उसके बाद बाराडी में लगवाया है, प्रेम नगर में लगवाया है, रुपौली में लगवाया है, महासा में लगवाया है। तो बिजली का समस्या सिर्फ जातक के लिए तो नहीं है, हम तो हर जाति के लिए काम करते हैं। हमको तो हर जाति के लोगों से आग्रह करते हैं कि एक मौका देखते देखते हम भ्रष्टाचार से। इनका साफ कहना है कि ये काम की बदौलत यहाँ का चुनाव जीतेंगे ये। अब हमारा वक्त यहीं पे खत्म होता है। कैमरा पर्सन राम बाबू शर्मा के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी। लाल बाबू यादव जिंदाबाद। हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम SM झा है। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। एक खास बात इनकी ये है कि 10 रुपए का चंदा, माजरा क्या है 10 रुपए का चंदा? देखिए, 74 वर्ष आज़ादी के बीत गए, लेकिन लोकतंत्र को धरातल पर उतरने नहीं दिया गया। आज जनप्रतिनिधि यहाँ तो जनता 1 किलोमीटर की दूरी पर, और इसके कारण से जनता और जनप्रतिनिधि के बीच जो दूरी हुई, इस दूरी को पाटने के लिए किसी ने भी अपना योगदान नहीं दिया। तो मैंने जनता को जनप्रतिनिधि से जोड़ने के लिए, लोकतंत्र को धरातल पर लाने के लिए, जनता को वास्तविक मालिक बनाने के लिए उनसे 10 रुपए का कर्ज मांगा, ताकि कर्ज देने वाले का सर उठा हुआ रहेगा, लेने वाले का झुका हुआ रहेगा। और मेरे पास आने में आम आवाम को कभी डर नहीं लगेगा, कभी ये नहीं सोचेंगे वो कि विधायक हैं। मैं विधायक नहीं, पूरा पूर्णिया वासी विधायक बनेंगे। प्रायोरिटीज क्या होगी आपकी? देखिए, मुख्य रूप से आज पूर्णिया कई मायनों में शिशक रही है। वर्षों से यहाँ दल के लोगों ने चुनाव में जीत हासिल करी, सिंबल पर जीतते रहे, व्यक्तित्व का अभाव रहा, एजुकेशन नहीं होने के कारण, विजन नहीं होने के कारण पूर्णिया दम तोड़ती रही। मेरा स्पष्टता मानना है कि विजन के साथ, ब्लूप्रिंट के साथ सामाजिक समस्याओं का निदान हो सकता है, और उसी विजन के साथ मैं आ रहा हूं, जिससे पूर्णिया स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित होगी। बच्चों को शिक्षा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और बुजुर्गों का संरक्षण होगा। लेकिन उनका तो कहना है कि पूर्णिया का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। देखिए, उनका कहना है, वर्चुअल वर्ल्ड पर वो दुनिया को ठग सकते हैं, लेकिन धरातल पर जो विकास हुआ है, 2 महीने में रोड का टूटना, नाली का टूटना,
मंदिर के पैसे को डगार जाना, शमशान के पैसे को डगार जाना, ये पूर्णिया वासियों से छुपा हुआ नहीं है। उनके कहने के मुताबिक ही इस बार पूर्णिया के आम आवाम उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। अच्छा, आप अगर जीतते हैं तो 3 ऐसा काम बताइए जिसको लेके आपकी प्रायोरिटीज लिस्ट में रहेंगे, जिसको करना बहुत जरूरी आपको लगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो पूर्णिया के मुख्य नाले हैं जिसके कारण पूर्णिया वाटर लॉक्ड हुई, उनको मैं साफ करवाऊंगा। भूमाफियाओं के अतिक्रमण से उसको मुक्त करवाऊंगा। जाम की समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। युवाओं में जो भटकाव है आज स्मैक की, बेकार और बेरोजगारी के कारण, उसमें पूर्णतः विराम लगेगा। बियाडा की फैक्ट्रियां चालू होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। सारे जितने भी दलित बस्ती हैं जहां आज एजुकेशन का व्यवस्था नहीं है, वहां सरकारी स्तर पर या निजी स्तर पर मैं ऐसे विद्यालयों की स्थापना करवाऊंगा जो हमारे दलित भाई के बच्चे भी पढ़ लिख करके महादलित ना बने, वो सुधरे, आगे बढ़े, सुशिक्षित बने, समाज संवरेगा। ये अभी हमारे साथ मौजूद थे एसएम झा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उन्हें जनता मौका देती है तो पूर्णिया विकास के पैमाने पर एक नया आयाम लिखेगा। की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ उतरी हुई है और कैंडिडेट भी देने जा रही है। किन किन क्षेत्रों से आप कैंडिडेट को जो है तो उतारेंगे और क्या विजन है आपका, क्या जनता के लिए आप मौका लेके आएंगे जिससे जनता को फायदा हो? देखिए, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण से हम ज्यादा सीटों पे मतलब चुनाव नहीं उतार रहे हैं। कुछ ऐसा टेक्निकल गड़बड़ी हो गया है जिस कारण से मात्र सिर्फ हम लोग बिस्ती की एक सीट पे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो प्रोग्राम था करीब 200 सीटों पे चुनाव लड़ने का, लेकिन कुछ ऐसा फॉल्ट रह गया पार्टी में जो जिस कारण से एक ही सीट पे चुनाव लड़ा जाए। एक ही सीट के ऊपर पूरे कमेटी का भी निर्णय है कि हम लोग मेहनत करें और इस सीट को हम लोग जीत के बिस्पी के अंदर वो करके दिखा दें जो अभी तक के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी नेता ने विकास नहीं किया है। वो चीज हम लोग करके दिखाना चाहते हैं। जैसे आपको बता दूं, बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार की। यहाँ रोजगार नहीं है, तो आपको 3 साल के अंदर कम से कम 5000 परिवारों को हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ा हमारा मिशन है। दूसरा, स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन चीजों के ऊपर भारतीय मित्र पार्टी अपना काम करेगी। तो हमने जनता के लिए जितनी आवाज बुलंद किया वो जनता के सामने है, तो इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जनता बदलाव के मूड में है और जनता को अब चाहिए काम वाला नेता, भाषण वाला और जुमले वाला नेता नहीं चाहिए। ना मैं पप्पू यादव की बात करूंगा, ना मैं महागठबंधन की, ना एनडीए गठबंधन की। सबको देख चुकी है जनता। राष्ट्रीय मित्र पार्टी के भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सुना इन्होंने जो है इनकी चुनौती 3 पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन को, दूसरी तरफ राज्य गठबंधन को, तीसरी और पप्पू यादव के गठबंधन को। और स्थानीय मुद्दा जो है सो प्रमुख है और स्थानीय मुद्दा को ये मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, सारे कुछ जो धरातल पर नहीं हो पाए हैं वो उसको ये मुद्दा बना करके कैंडिडेट उतारेंगे। डॉक्टर फैयाज अहमद जी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए हैं और लगातार 2 बार रह चुके हैं। इस बार ये जो है सो हैट्रिक करने जा रहे हैं। तीसरी बार जो है नॉमिनेशन करेंगे बिस्पी विधानसभा से। और इनसे हम बात करते हैं रोजगार के क्षेत्र में, सड़क, बिजली के क्षेत्र में इन्होंने क्या विकास किया। रोजगार की बात तो खुद हम भी इनके बारे में, जनता भी क्षेत्र में इंतजार कर रही है और आप नामांकन करेंगे आरजेडी से लगातार। रोजगार के क्षेत्र में जो आपने कार्य किए हैं वो तो सराहनीय है। इसके बाद जो है आपका जो क्षेत्र में विकास के कार्य है वो किन किन मामले में विकास किया सर? देखिए, हम तो सबसे पहले जब हमको बिस्पी 2010 में मिला, बिस्पी की जनता हमें विश्वास की 2010 में, तो जब हम चुनाव लड़ने के लिए चुनाव की बात की गई, सबसे बदहाल हमारे अब किसी भी मुख्य सड़क पर आप ठीक से हमने कोशिश किया। इस 10 सालों में हम लगभग 350 पौने 400 सड़क प्रदान करवाने का काम किए।
आप मेरे क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे हर जगह सड़क है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमने स्कूल का भी काम किया, हाई स्कूल भी हर पंचायत में बनवाने का काम किया। बिजली की भी समस्या थी, हमने हर जगह बिजली भी लगाने का काम किया। हमको अपना सेल्फ रोजगार भी है। हमारे आदरणीय नेता यशस्वी यादव ने कहा है कि हम जब सरकार में आए तो पहला कैबिनेट में हम 10 लाख नौजवानों को देते हैं। विश्वास किया, दूसरा बार भी विश्वास करते हैं। इंशाअल्लाह अच्छे वोट से, ऐतिहासिक वोट से हम जीत